से पारित किया गया। सबसे पहले मैं हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की पैरा एथलीट शर्मिला ने महिला शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीतकर देश का प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैं बेटी शर्मिला को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद भी है कि इन खेलों में हरियाणा के अन्य खिलाड़ी भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मुझे खुशी है बताते हुए कि इस वर्ष गुरु रविदास जी महाराज उनके प्रकाश पर्व के 650वें वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस वर्ष 650 प्रकाश पर्व पर हमने निर्णय किया है कि राज्य स्तर पर धूमधाम से मनाया जाएगा। इस आयोजन के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया जाएगा। 29 जुलाई को एक प्रतिनिधि मंडल गुरु रविदास जी महाराज की जन्मभूमि वाराणसी में आयोजित विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों तथा पूजा अर्चना में भाग लेगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी, तमाम हमारे पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं की गर्मामयी उपस्थिति में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली की पावन मिट्टी से सुशोभित कलश लेकर के हरियाणा का प्रतिनिधि मंडल को वो सौंपा जाएगा वहां से। और इसके उपरांत यह प्रतिनिधि मंडल 30 जुलाई की सायं पावन कलश लेकर के सिरहोल बॉर्डर गुरुग्राम पहुंचेगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। 30 जुलाई को वो आएंगे, 29 को 30 को आएंगे, 29 को उनको सौंपेंगे। चले तो गए वो। हाँ, स्वागत उपरांत यह पावन कलश गुरुग्राम स्थित श्री शीतला माता मंदिर में स्थापित किया जाएगा। तत्पश्चात इस पावन कलश की माटी 4 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के सभी हमारे संगठनात्मक 27 जिलों के जिलाध्यक्षों एवं सामाजिक प्रतिनिधियों को विधिवत प्रदान की जाएगी। उसके आगे 27 कलश बनेंगे, वो अलग अलग जिले में जाएंगे। और इसके बाद जिला स्तर के ऊपर जब वो कलश जाएगा तो हमारे जो संगठनात्मक मंडल हैं, मंडलों के अध्यक्ष वो वहां आएंगे जिला स्तर के ऊपर। फिर उस पवित्र माटी में से हर मंडल के अनुसार एक एक कलश जाएगा, उस मंडल में जाएगा। उस मंडल के बाद वो कलश हर गांव घर घर जाएगा, वो पवित्र माटी, ताकि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के समरसता, समानता, सामाजिक न्याय, मानव कल्याण के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जा सके।
तथा समरसता संकल्प अभियान को व्यापक जन भागीदारी के साथ इसको हर घर तक पहुंचाया जा सके। कब तक पूरा हो जाएगा? ये पूरा लगभग उनकी जयंती तक, 20 फरवरी को गुरु रविदास जी की जयंती है। ये लगातार अलग अलग उसमें कार्यक्रम चलते रहेंगे। मैंने कहा है कि उसके लिए कमेटी बनेगी और इसको बड़े स्तर के ऊपर मनाने का निर्णय हमने लिया है। साथियों, मंत्रिमंडल ने जो आज निर्णय किए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क में छूट तथा निश्चित शुल्क निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और लाभार्थियों के लिए 60 वर्ग मीटर तक के पात्र आवासीय इकाइयों पर यह लागू होगा। पात्र आवासीय इकाइयों के लिए कन्वेंस डीड पर प्रति दस्तावेज 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा और इसके अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी भी 500 रुपये प्रति दस्तावेज की गई है। ये पीएम आवास योजना के लिए उसके अंदर ये किया गया है। और इसी प्रकार अग्निवीर, जो भारत सरकार का ध्येय है कि सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं देने के बाद हमारे प्रशिक्षित अग्निवीरों को कैरियर के अच्छे अवसर मिले, इसी पहल को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने पहले से ही अग्निवीरों को सीधी भर्ती का आरक्षण का लाभ दिया है। आज मंत्रिमंडल ने इंडियन रिजर्व बटालियन IRB और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF, फायर ऑपरेटर सह ड्राइवर और वाइल्ड लाइफ गार्डों के पदों पर हरियाणा राज्य के निवासी अग्निवीरों को 20% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करने की भी प्रस्ताव मंजूरी दी है, क्योंकि छूट गए थे पीछे, इनको भी उसमें कवर कर लिया है। इस निर्णय से हमारे अग्निवीरों द्वारा सैन्य सेवाओं के दौरान हासिल किए गए कौशल व प्रशिक्षण का उपयोग इस विशेष एजेंसी को मजबूत करने में किया जाएगा। राज्य सरकार ने पहले ही ग्रुप B पदों पर 1%, ग्रुप C पदों पर 5%, पुलिस विभाग में कांस्टेबल पदों पर 20%, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन व माइनिंग गार्ड के पदों में 20% का आरक्षण वो पहले दिया हुआ है। इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने आज हरियाणा राज्य पटवारी समूह C सेवा नियम 2011 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। संशोधित नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। नए नियुक्त पटवारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि 1.5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष किया गया है। पटवार स्कूल में 6 महीने का संस्थागत प्रशिक्षण और उसके बाद 6 महीने का फील्ड प्रशिक्षण शामिल होगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल नए नियुक्त पटवारियों की सेवा शर्तों में महत्वपूर्ण सुधार को भी मंजूरी दी है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान वजीफा मिलने के बजाय अब उन्हें नियमित वेतन दिया जाएगा, जिसकी हमने घोषणा भी की थी। यह हमारी घोषणा भी पूरी होगी। अस्थायी रूप से नियुक्त प्रत्येक पटवारी को निर्धारित अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के
अधिकतम 4 अवसर दिए जाएंगे, क्योंकि अगर उसका इंक्रीमेंट, उसकी प्रमोशन का है, कोई जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, अगर एक में नहीं निकलता दूसरा मौका देंगे। इस प्रकार उसको 4 मौके दिए जाएंगे। इसी प्रकार आज मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मार्च 2026 में बजट अभिभाषण के दौरान घोषणा मैंने की थी, राज्य में महिलाओं के नाम पर खरीदे और रजिस्टर्ड किए जाने वाले नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों पर वर्तमान मोटर वाहन पर 1% की छूट दी जाएगी। अगर महिला के नाम के ऊपर कोई व्हीकल लेते हैं तो उसके ऊपर 1% की छूट दी जाएगी। आज इस घोषणा को मूर्त रूप देते हुए मंत्रिमंडल ने महिलाओं के नाम पर नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन के मामले में 20 लाख रुपए तक के टैक्स शोरूम कीमत के 1% के बराबर छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस पहल से हमारी महिलाएं अपने नाम पर वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगी। इससे महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी, उनका वित्तीय सशक्तिकरण मजबूत होगा। 1% की यह छूट वर्तमान में लागू मोटर वाहन कर के अतिरिक्त लाभ के रूप में प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। मार्च में जब 2026 में विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने घोषणा की थी कि मोटर वाहन कर में 20% की छूट को बढ़ाया जाएगा। इस घोषणा को पूरा करते हुए आज मंत्रिमंडल ने 30 लाख रुपए तक के एक्स शोरूम मूल्य वाले 2, 3 और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के नए पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 100% छूट देने की प्रस्ताव को मंजूरी की है। इसके अलावा 30 लाख से ऊपर की कीमत के वाहनों को 50% की छूट मिलेगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, हमारे जो अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा एवं विकास के लिए आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन होगा। आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 5 गैर सरकारी सदस्य, एक सचिव होंगे जिनका कार्यकाल 3 वर्ष रखने का प्रस्ताव है। आयोग को जांच के दौरान सिविल न्यायालयों जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी। आयोग सरकारी योजनाओं की निगरानी, शिकायतों की जांच, अनुसंधान तथा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास के लिए भी सिफारिशें करेगा। मंत्रिमंडल ने शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति में राहत देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस नीति के अनुसार 3 मामलों में निर्धारित समय सीमा में छूट को मंजूरी दी है, जिसमें शहीद जवानों के पुत्र एवं पुत्रियां अपने माता पिता की शहादत के समय नाबालिग थे। करनाल निवासी स्वर्गीय
SWR सुल्तान सिंह पुत्र हर्ष जो भारतीय सेना में थे, भिवानी निवासी स्वर्गीय CT ब्यूजी प्रदीप जो CRP में थे, पुत्री खुशबू, और भिवानी निवासी स्वर्गीय CT ब्यूज संदीप कुमार CRPF के में थे, पुत्र योगेश जो CRPF में थे। ऐसे 3 लोगों को आज उसमें छूट दे करके उनको इस योजना के शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्णय किया है। मंत्रिमंडल ने आज नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं की सीमा में स्थित भवनों एवं भूमि पर संपत्ति कर लगाने के लिए नई सरल पारदर्शी प्रणाली को मंजूरी दी है। नई प्रणाली में जटिल मूल्यांकन प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। अब पूंजीगत मूल्य का निर्धारण प्लांट एरिया या कारपोरेट एरिया, लागू कलेक्टर रेट तथा फ्लोर फैक्टर्स के आधार पर किया जाएगा। संपत्ति कर निर्धारण के लिए शहरों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नगर निगमों के लिए AI एवं A2 एवं A2, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं में B व C। प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की न्यूनतम और अधिकतम दरें निर्धारित की गई हैं। नई प्रणाली में संपत्ति के आकार तथा उसके उपयोग आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, संस्थागत या विशेष श्रेणी के आधार पर टैक्स निर्धारित किया जाएगा। संपत्ति कर में छूट इस नीति के तहत कई प्रकार की संपत्तियों को संपत्ति कर से छूट दी गई है। इनमें धार्मिक स्थल, पट्टे या किराए पर न दी गई नगरपालिका संपत्तियां, अनाथालय, वृद्धाश्रम, शमशान घाट, कब्रिस्तान, धर्मशालाएं, सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सरकारी अस्पताल, कृषि कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्तियां तथा अन्य निर्धारित श्रेणियां शामिल की गई हैं। रिबेट का प्रावधान इसमें किया गया है। नगर पालिका सीमा के भीतर स्थित मौजूदा गांव के लाल डोरा क्षेत्र की आवासीय संपत्तियों कर में 75% रिबेट मिलेगा। प्रत्येक संपत्ति पर अधिकतम 25% तथा संयुक्त रिबेट का लाभ दिया जाएगा। इसी प्रकार महिलाओं के स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों पर भी 25% रिबेट दिया जाएगा। दिव्यांग व्यक्तियों के स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों पर 10% रिबेट दिया जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अपनाने वाली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां संपत्ति समूह के 10% रिबेट दिया जाएगा, ये निर्णय किया है। और साथियों, शहरों में बढ़ती आबादी सुनियोजित तरीके से घरों की मांग को पूरा करने के लिए नगर पालिकाओं क्षेत्रों में रिहायशी प्लांटेड आवास के लिए टाउन प्लानिंग स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। यह योजना नगर पालिकाओं के उन क्षेत्रों में लागू होगी जहां नियंत्रित क्षेत्र के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम क्षेत्रफल 5 एकड़ है। अधिकतम क्षेत्रफल की कोई सीमा नहीं है। स्थल को कम से कम 30 फीट चौड़े मौजूदा रेवेन्यू रास्ता सार्वजनिक सड़क से पहुंच उपलब्ध होनी चाहिए। प्लाट का न्यूनतम क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर, अधिकतम क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर होना चाहिए। इसके अलावा कुल रिहायशी प्लाटों में से डेवलपर्स
को कम से कम 50% ऐसे रिहायशी प्लाट उपलब्ध कराने होंगे जिनका अधिकतम क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है। आवासीय और वाणिज्यिक प्लाटों के अंतर्गत योजना का अधिकतम स्वीकृत क्षेत्र 65% होगा। इसी प्रकार साथियों, प्लानिंग एरिया का अधिकतम 5% वाणिज्य उपयोग के लिए ये अनुमति होगी। कॉलोनी में अतिरिक्त सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 10 मीटर होगी। मौजूदा दरों के अनुसार लो पोटेंशियल जोन में लागू ईडीसी के 25% के बराबर विकास शुल्क जमा किए जाएंगे। और इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने आज आबादी देख क्षेत्र में उस क्षेत्रों में स्वामित्व अधिकारों को दर्ज करने और उनके निपटारे के नियमों को मंजूरी दी है। और साथियों, दशकों से ग्रामीण आबादी दे जो लाल डोरा में स्थित था, क्षेत्रों में रह रहे लोगों के पास जमीन पर कब्जा तो था, लेकिन कोई कानूनी कागजात नहीं थे। आज लिए गए निर्णयों से लाखों ग्रामीणों को उनकी जायदाद का कानूनी स्वामित्व रिकॉर्ड मिल सकेगा। स्वामित्व तय करने के लिए एक सारी प्रक्रिया बनाई गई है और अधिकारियों को विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। दावा का निपटारा पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होगा। साथियों, हरियाणा सरकार ने मानव अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल ने पुलिस हिरासत में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन लोगों के परिजनों को जेल विभाग की नीति के अनुसार मुआवजा देने के प्रावधान को भी मंजूरी दी है। पुलिस हिरासत पुलिस कर्मचारियों द्वारा यातना या पिटाई, पुलिस हिरासत में आत्महत्या या ड्यूटी में लापरवाही के कारण किसी की मृत्यु है तो उसके परिवारजनों को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी से मृत्यु, हिरासत से भागने के दौरान हुई मृत्यु तथा प्राकृतिक आपदा के कारण हुई मृत्यु के लगभग मामलों में मुआवजा नहीं मिलेगा। साथियों, इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बिल लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में अवसर बढ़ाना और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को सुनिश्चित करना है। राज्य के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण संस्थान के विस्तार को मंजूर की जरूरत है। साथियों, इसी प्रकार हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन नीति 2026 मंत्रिमंडल ने आज ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज ऐतिहासिक दिन है कि हरियाणा के 60 गौरवशाली वर्षों के अवसर पर हम एमएसएमई एवं निर्यात क्षेत्र के 60 परिवर्तनकारी पहले लेकर के आए हैं। इस दिशा में मंत्रिमंडल ने आज हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन नीति 2026 को मंजूरी दी है। यह नीति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 के विजन से ये प्रेरित है। इसी नीति के तहत 55,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, 5 लाख से अधिक नए रोजगार, हरियाणा के निर्यात को दोगुना करना, इससे 14 लाख से अधिक छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा। साथियों, इस नीति के तहत 6 मजबूत आधार हैं, जिनमें वित्तीय सहायता, बेहतर औद्योगिक सुविधाएं, नई तकनीक, निर्यात बढ़ाना, हरित एवं
विकास कौशल शामिल है। नीति के तहत पहली बार पूंजी निवेश पर सब्सिडी दी गई है और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के उद्योगों को भी मंजूरी पर सब्सिडी दी जाएगी। नए उद्योग लगाने की लागत कम होगी। साथियों, इस नीति के तहत उद्योगों को ब्याज का पर अनुदान, स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति, रोजगार देने पर प्रोत्साहन, बीमा सहायता, जांच एवं परीक्षण की सुविधा के लिए सहायता, स्वचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अनुसंधान एवं विकास RD&D को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, सरकार स्टेट वेंचर कैपिटल फंड और सेक्टर आधारित क्रेडिट गारंटी फंड दिया स्थापित करेगी। हमारी सरकार का लक्ष्य प्रदेश को देश का अग्रणी निर्यातक राज्य बनाना है। थैंक यू। अगर किसी मित्र का कोई सवाल हो संबंधित विषय पे, वो अपना सवाल पूछ सकते सत्र को लेकर के मॉनसून सेशन कब से बुलाएं? नहीं, अभी नहीं हुआ। शेख साहब, ये जो नोटिफिकेशन कब तक हो जाएगी ईवी वाली, और जो महिलाओं को आपने कहा क्या वो कमर्शियल व्हीकल पर भी वो सुविधा लागू होगी? 1% महिलाओं को। कमर्शियल टैक्स नहीं नहीं, कमर्शियल तो है नहीं। 20 लाख रुपए तक के जो वाहन है, कोई भी वाहन है, महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन पर 1% की छूट है। चाहे वो कमर्शियल हो। नहीं कमर्शियल रेसी कमर्शियल। नोटिफिकेशन कब तक हो जाएगी? ये जल्दी हो जाएगी। आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, ये जल्दी ही ये हो जाएगी। सर, आपने सर, अपने ये काफिले में जो ईवी शामिल टैक्स किया का सर। फार्मूला है, इससे कितना रेवेन्यू फर्क पड़ेगा? कोई असेसमेंट हो? नहीं, देखिए, पहले इसका कोई फार्मूला तय नहीं था, अब इसका फार्मूला बनाया है ताकि आने वाले समय के अंदर भी वो दिक्कत ना हो। नहीं तो पहले एक फार्मूला दे दे तो सारे प्रदेश में लागू हो जाता है। अब इसको ठीक तरीके से करके, क्योंकि अलग अलग जगह के रेट अलग अलग हैं, तो उस कारण से इसको किया है ताकि लोगों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। सर, ये प्रोत्साहन भी देगी लोगों को कि ईवी व्हीकल्स की तरफ थोड़ा सा लोग जो है आए, क्योंकि पेट्रोल डीजल को बचाने की लगातार कोशिश आपने भी अपने काफिले में अभी ईवी गाड़ी शामिल कर लिया, आपके मंत्रियों ने भी की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आह्वान किया था कि हमें 20% डीजल को बचाना चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ईवी व्हीकल्स का जो 30 लाख रुपए तक की गाड़ी है उसको 100% रजिस्ट्रेशन फ्री किया है। जो 30 लाख से ऊपर की है उसके अंदर 50%। उसका कोई स्लैब ऊपर का तय है, मैक्सिमम कितना? अच्छा, कोई भी चार्जिंग स्टेशन को बढ़ाने के लिए और सरकार क्या कर रही है, क्योंकि गाड़ियां खरीदी जाएंगी तो उसके ऊपर काम चल रहा है। चार्जिंग स्टेशन हमारे पूरे प्रदेश के अंदर लगे, हमने उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि लगभग हर 50 किलोमीटर पे कोई चार्जिंग स्टेशन ना मिले, उस पर काम चल रहा है। पेपर लीक पे सर सेंट्रल गवर्नमेंट की सीरियसनेस लिखी, उन्होंने बिल लाया है, लेकिन ऑपोजिशन लगातार हंगामा जो करता है। देखिए, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए युवा हमारी प्रथम दृष्टि में हमारा प्रथम वर्ग है। क्योंकि अगर युवा के साथ कोई खिलवाड़ होगा या कोई खिलवाड़ करने का कोशिश करेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस तो इन्होंने विरोध करने की गाती मार रखी है, ये तो विरोध करने के सिवाय कोई मतलब ही नहीं इनका। अच्छा काम भी मोदी जी कर रहे हैं, उसका भी विरोध कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं, 1986 में राजीव गांधी ने लोकसभा में इस विषय को लेकर के चर्चा की, खाली चित्रगर में बैठ कर किसी विषय पर चर्चा कर ले, कांग्रेस ने चर्चा की, करे नहीं कुछ भी।
हमारा युवा जूझता रहा, उससे जूझता रहा, पेपर लीक होते रहे, कुछ नहीं कांग्रेस ने कराया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब देखा तो 2024 में कानून बनाया और इसको और सख्त बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने ही लिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा हमारे युवाओं के साथ कोई खिलवाड़ करेगा। कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मुद्दा वहीन हो चुकी है और वो जब वो मुद्दा वहीन कांग्रेस है तो रस्सी का सांप बनाए फिर जाए, इन तो रस्सी दिख जा उसी नु लग जा, रोड़ा पैदे का सांप है क्या, सांप है क्या का। सीएम साहब, लीडर ऑपोजिशन जो है वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री आजकल पंजाब के मुख्यमंत्री ज्यादा, हरियाणा तो पार्ट पे है, हरियाणा के तो पार्ट मुख्यमंत्री है, ये पार्ट टाइम मुख्यमंत्री बता रहे हैं आपको। पर क्योंकि पिछले दिनों से आपके 6-7 महीने से लगातार पंजाब के दौरे आ रहे हैं, इस स्थिति को क्या देखते हो, लीडर ऑपोजिशन की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? राजी हुए फिर रहे थे, मैं तो और तो राजी हुए फिर रहे थे, बने पड़े हैं ये कहाँ से तो आरोप तो लगाना ना कुछ ना कुछ। ये देखिए, पंजाब के लोग हमारे भाई हैं, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। पहली बार पंजाब और हरियाणा के जो डिफरेंसेस बढ़ रहे थे वो अब समाप्त हुए, कम हुए हैं। अगर कोई मुझे बुलाता है तो मेरी ड्यूटी है, मैं जाता हूं। मैं कोई पार्टी के साथ भी बंधे हुआ हूं, मैं सरकार तो है, पार्टी के साथ भी बंधे हुए हैं। इन्हीं तो नहीं हो रहा जो हालात यहाँ हरियाणा में कांग्रेस ने किए थे, बच्चों को नौकरियां किस प्रकार से मिलती थी, कईया के बच्चों के नाम कुछ और लिखा है, नौकरी किसी और को लग गई, ये विधानसभा के अंदर मैंने पूरा बताया था। इससे बुरा हाल पंजाब ने कर दिया, वहां भी कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस को बाहर कर दिया था पंजाब के लोगों ने। अब फिर केजरीवाल ने आकर एक नारा मार दिया, मंच पर खड़े होगा पंजाब के अंदर, कहा जी मैं कट्टर ईमानदार हूं, ये भी यही नारा मार दिया। मारे तो बोले आदमी आना ने, उन्होंने कहा भी ये आदमी ठीक काम करागा, इसने दिल्ली में ठीक कराया और ये यहाँ भी ठीक करागा पंजाब में, ये वह के बात वोट दे दिया। न्यू थोड़ी पता था ये कांग्रेस से भी बुरा करेगा। अभी एक्साइज इंस्पेक्टर की लिस्ट निकली, पता क्या क्या नाम है, कौन कौन पास लगे एक्साइज इंस्पेक्टर। जिस व्यक्ति ने ये अपने नाम का लिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। एक बच्चे ने लिखा BPIS, वो बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। एक बच्चे ने लिखा फोटो, और बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। हाँ, एक बच्चे ने लिखा एक दिन कर्मा वाला, वो बच्चा पास हो गया, इंस्पेक्टर लग गया। और यहां तक नहीं रुका केजरीवाल और मान साहब, यहां तक नहीं रुके, युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा कराया। बहुत सारे बच्चों ने 2 फार्म भरे, 2 सेंटर मिले अलग अलग, दोनों सेंटर में सेम समय पे पेपर होया, एक सेंटर में होया फिर दूसरे सेंटर में होया, दोनों सेंटर में एक्साइज इंस्पेक्टर लग गए। कितना बड़ा धोखा है ये युवाओं के साथ। एक्साइज का दिल्ली में भी हुआ था, दिल्ली जब सरकार थी तो एक्साइज का केजरीवाल ने करे होगा, IT प्रोफेशनल है। जो ये बात बोलता था केजरीवाल, 15 साल हो गए सरकार को केजरीवाल की, 10 साल दिल्ली में कर लिया, झूठ बोल का यहाँ कर दिया पंजाब में 5 साल। ये बात मैं ये कहता था केजरीवाल मंच पे खड़े का, गरीब आदमी का बच्चा क्यों डॉक्टर नहीं बन सकता, गरीब आदमी का बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, कहा क्या गरीब आदमी का बच्चा ये अफसर नहीं बन सकता क्या।
ये शिक्षा व्यवस्था खराब है, मंचों के ऊपर बोलता था। हम इसके अंदर सुधार करेंगे। मैं केजरीवाल नु पूछना चाह रहा भी ते मान साहब के साथ बैठका, मान साहब नु मैं कहना चाह रहा भी केजरीवाल नु अपने दौरा बैठा, फिर बता एक श्वेत पत्र जारी कर 15 सालों में कितने बच्चे आपने डॉक्टर इंजीनियर बनाए दिए। लंबा समय मिला ना, झूठ बोलने तो काम नहीं चलता, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करना ये तो नहीं काम चलता। मैं इसकी एवज में बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार को 11.5 साल हुए हरियाणा के अंदर, 11.5 साल, 11.5 सालों में हमने मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया। मिशन बुनियाद को हमने सुपर 100 में लेकर के गए। मिशन बुनियाद के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे, गरीब परिवार के बच्चे पढ़ रहे, उन बच्चों को हम सुपर 100 में लेकर के आए। अभी जो रिजल्ट आया 277 बच्चे देश की IIT, IIM, NIT उसके अंदर एडमिशन हुआ मेरे सुपर 100 के सरकारी स्कूल के गरीब परिवार के बच्चे। जब ये नीट की परीक्षा का परिणाम आया, वही ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं 61 बच्चों का नीट के अंदर क्वालिफाई किया। यह व्यवस्था है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। कांग्रेस इंडी गठबंधन ये तो खाली वोट तक सीमित है, फिर देखा भी कितना पैसा कहां से बनेगा उस तक सीमित है। एक ये कहते हैं कि पंजाब में आप जा रहे हो लगातार और एसपाईआर का विषय हमारा हरियाणा पंजाब से जुड़ा ही है, तो उसमें क्या प्रगति हुई, क्यों की बनती? एक विषय मतलब ये भी और कौन सा कि एसवाईएल का विषय पंजाब हरियाणा के बीच का ही मामला है। ये माननीय मीटिंग भी हुई है, माननीय कोर्ट उसको देख रहा है। थैंक यू। हाँ, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मनीष सिसोदिया ने, और ये बोलिया हमने बड़ी अच्छी व्यवस्था पंजाब में कर रखी है, अगर वहां से कोई भी लीक हो गया तो हमारा शिक्षा मंत्री सबसे पहला कहा त्याग पत्र देगा। भाई क्या हो गया, ये किसी ने सूंघ लिया क्या तुन्नू? मनीष सिसोदिया नो हम ये पूछना चाह रहे हैं, भाई कम से कम ये तो वहां से देख ले, फार्मेसी के बच्चे एजिटेशन कर रहे, सड़कों पर घूम रहे, पेपर लीक हो गया, इब कमरे में इसी वाले में पड़ गया जाएगा। वो दिख ही नहीं रहा कुछ भी, ना राहुल गांधी नु दिख रहा, ना इंडी गठबंधन वाला नु दिख रहा भी यहाँ पेपर लीक हो, या क्या करना क्या नहीं करना। इनका तो हालात ऐसे हैं, यह तो बस मोदी का हर बात का विरोध करना, मोदी अच्छा काम कर रहे उसका विरोध करना, इन्होंने तो हदें पार कर रखी सारी, उसके ऊपर लगे हुए हैं। देश कितनी गति से आगे बढ़ा है, पता नहीं कौन सा काला चश्मा लगा रखा है इन्होंने जो दिख ही नहीं रहा, विरोध करने पर खड़े। थैंक यू।